गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स का आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, जो कि हम इस एक वीडियो में पूरा का पूरा हम अपना आप लोगों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं और बढ़ते हैं आगे कि क्या है इसके अंदर और किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस सारे के सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें दे रखे हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहला हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है और आप लोगों के लिए ये लेकर आए हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है किसी एक माध्यम से, है ना, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसको जो है हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तथा जाने के बाद दिशा में परिवर्तन होती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं एक आप लोगों का एक फ़ोटो बना के दिखाता हूँ, और नहीं तो हम आपको एक जो है अगले स्लाइड पर जो है एक फ़ोटोज़ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो है एक स्लाइड है। इस स्लाइड में जो है आप लोग को 3 फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं। एक ये और एक ये। सबसे पहला आप देखिए इसमें कि एक हमारा पास जो है एक बर्तन है, मान लीजिए एक शीशे वाली बर्तन है। उस बर्तन पे जो है पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना भरा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि जब किसी टॉर्च से, ठीक ना, जब किसी टॉर्च से ये लाइट्स पास कराई जाती है, ठीक ना, एक लाइट पास कराई जाती है, एक ही लाइट पास कराई जा रही है। अब एक लाइट पास कैसे कराई जा रही है, क्योंकि इस टॉर्च में एक पेपर्स की मदद से हम चिपका दिए हैं इसके आगे में, और एक छोटा सा यहाँ पे छेद कर दिए हैं। उस छेद से जो भी लाइट पास होगी वह सीधी रेखा में गमन करती हुई यानी कि चलती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये हमारा जब सीधी रेखा में जब जाती है एकदम लंबवत, ये कौन सी रेखा है, ये लंबवत है। ठीक है ना। जब लंबवत हमारी प्रकाश की किरण जाती है किसी माध्यम में, किसी सरल माध्यम से किसी विरल माध्यम में, अने सॉरी सघन माध्यम में जाती है, तब वो क्या होता है, सीधे के सीधे पार हो जाती है। सीधा के सीधा क्या हो जाती है, पार हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज आप लोगों को जान लीजिए कि जब जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण ठीक है ना, विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन माध्यम में लंबवत लंबवत पार हो जाती है, पार हो जाती है। ठीक है। अगला देखो, ये हो गया तुम्हारा इस पहला का पिक्चर का। अगला है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम एक गिलास में पानी लिए हैं। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ है ये। और इसमें क्या होता है ना, पारदर्शिता पदार्थ में हमने डाला पानी, पानी में पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल हमारे जो है देखा जाता है तो वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है ना। ये जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये मुड़ा हुआ है। ठीक ना, ये चीज जो है यहाँ पे क्या हो गया, मुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, मुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि ये जो है अपवर्तन का यहाँ पे काम हो रहा है। हमने पेंसिल ये सीधा ही डाला, हमने ये पेंसिल क्या किया, हमने पेंसिल ये सीधा ही डाला है। ठीक है, लेकिन पानी के वजह से और प्रकाश की किरण जब इससे टकराती है
तो यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है वो भी मुड़ जाती है इसमें। अब मुड़ने पर जो है ये पेंसिल जो है ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि जब जब पेंसिल को एक पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ के अंदर रख रख कर उसमें पानी डालने पर पानी डालने पर पानी डालने पर उठी हुई दिखाई पड़ती है। उठी हुई उठी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे देखिए, इस जगह पे क्या है। इस जगह पे बोला गया है कि अभी एक बर्तन ले लिया। एक बर्तन पे यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, एक बर्तन में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है। अभी हमको ऐसी जगह से दिखनी है कि सिक्का हमको दिखाई नहीं दे, लेकिन जब इसमें हम लोग पानी डालते हैं, देखिए यहाँ पे पानी डाल दिया गया है, ये पानी में डाला गया है। पानी जब डालते हैं तो ये सिक्का जो है, जो यहाँ पर था वो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि अब सिक्का हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अपवर्तन अपवर्तन हो रहा है। क्लियर है। तो ये जो अपवर्तन जो हो रहा है उसे कैसे हमको पता चल रहा है, तो उसी के कारण प्रकाश जब प्रकाश जब पानी की सतह को पानी की सतह को छूती है तब वह परावर्तित होकर परावर्तित होकर पेंस सिक्के को सिक्के को अपवर्तन होती हुई दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसका दिशा बदल जाता है। क्या बदलता है बच्चों, इसका दिशा बदलता है। ठीक ना, यहाँ पे ये क्या हो, जो यहाँ पर था वो अब यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका दिशा बदल जाता है। आगे देखो, अगला है प्रकाश की चाल। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितना होता है। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल निर्वात मतलब स्पेस में, है ना। निर्वात में कितना होता है, में होता है 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इतना स्पीड से हमारा चलता है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निर्वात में इसका यही स्पीड है। निर्वात में कितना स्पीड है बच्चों, प्रकाश की इतना ही स्पीड है। ठीक है ना, या फिर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी आप कह सकते हैं। निर्वात मतलब क्या होता है, तो निर्वात का मतलब होता है शून्य। निर्वात का मतलब क्या होता है, शून्य। ठीक है, निर्वात का मतलब क्या होता है, शून्य, यानी कि शून्य में कितना चलता है। अगर हम ये बताएं, हम क्या बताएं कि पानी में जब प्रकाश की चाल होगी, ये तो निर्वात में हो गया। प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल पानी में जो है 2,25,000 किलोमीटर होती है। 2,25,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, 2,25,000 किलोमीटर होती है, किसमें, पानी में। ठीक है ना, किसमें होती है, पानी में। लेकिन जब कांच में इसको पास किया जाए, प्रकाश की चाल कांच में
तो प्रकाश के चल कांच में कितना हो जाएगा, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अभी एक चीज याद ध्यान दीजिए, तो जो निर्वात है, निर्वात हम वायु भी मान लीजिए आप, ठीक है ना, वायु मा वायु मान लीजिए, तो वायु में, ठीक ना, तो वायु में जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड होता है। तो वायु जो होता है ये हमारा विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, है ना। विरल माध्यम भी बोल सकते हैं, माध्यम, या सरल माध्यम भी बोल सकते हैं, सरल माध्यम, ठीक है। लेकिन ये पानी और कांच जो है ये दोनों सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है बच्चों, ये क्या है, सघन माध्यम। चलिए आगे क्या और बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की क्या क्या व्याख्या है बच्चों। तो प्रकाश के जो अपवर्तन की जो व्याख्या है, प्रकाश के जो अपवर्तन की जो व्याख्या है वो नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल है बच्चों, तो देखा जाए हम लोग देख के इसको समझेंगे कि नॉर्मल कैसे है। अभी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है ये एक पिक्चर दे रखा है, ये पिक्चर ऐसा है, देख लीजिए, ये ऐसा है, एक लंबवत है, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है और ये यहाँ पे जाने के बाद ये ऐसे मुड़ जा रही है, जो कि इसको पास होनी चाहिए थी इस साइड में, है ना, ये साइड में ये पास होती हुई दिखाई पड़नी चाहिए थी, लेकिन इधर पास होते हुए दिखाई ये ना पड़कर ये इधर से पार हो रही है, ठीक है ना। किधर से पार हो रही है, इधर से पार हो रही है, तो इधर से पार होने की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो है ये आई बन जाता है, जिसको कि आपतित या फिर अपवर्तन, नहीं नहीं, आपतित कोण बोलते हैं, आपतित कोण, ठीक है। ये जो है ये आपतित किरण हो जाती है, आपतित किरण होती है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये आर बन रहा है, ये होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। और ये जो है ये मैं मिटा देता हूँ इस चीज़ को, जो है ये किसी काम में नहीं आ रही है ना, तो ये मिटा दिया मैंने। तो ये जो है ये है अपवर्तित, अपवर्तन, अपवर्तित किरण बोल सकते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है एक रिलेशन बनाता है, वो रिलेशन हम लोग जो है देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे देखिए ये वायु में है ना, यानी कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं सरल माध्यम। ये सरल माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, तो ये विरल नहीं, ये सघन, सघन माध्यम है इधर, है ना, ये कौन सा माध्यम कहला रहा है, सघन माध्यम, ठीक है। तो जब विरल सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये जो प्रकाश होता है ना, ये प्रकाश का जो है ना डायरेक्शन, यानी कि इसकी दिशा जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो आपतित किरण क्या है, तो पूछ सकता है कि आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है बच्चों, तो पहले आपतित किरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आपतित किरण जो है वो है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, इन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से या फिर दो माध्यमों में कह सकते हैं, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों में, ठीक है ना, दो माध्यमों में से पहली माध्यम को, पहली माध्यम को, पहली माध्यम की सतह, सतह को छूती है, छूती है, वह आपतित किरण, आपतित किरण कहलाती है, ठीक है, कहलाती, कहलाती है, ठीक है बच्चों। अगला है, अब जाके यहाँ पे कि अभिलंब है, तो अभिलंब का क्या हो जाएगा, तो अभिलंब का जो है, अभिलंब, इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसका परिभाषा जो है कि किसी
है ना। यानी कि सतह पे सतह पे सतह पर पड़ने वाले पड़ने वाले लंब अभिलंब कहलाते हैं। अभिलंब कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ में आ गया। अब आगे आगे देखो, इसमें और भी चीजें हैं। देखो आपतित बिंदु, तो आपतित बिंदु क्या है? आपतित बिंदु क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपतित बिंदु, आपतित बिंदु जो है, आपतित बिंदु भी पूछता है, ठीक ना। आपतित बिंदु जब जब प्रकाश की किरण जिस सतह को जिस सतह को छूती है, वह बिंदु आपतित बिंदु कहलाती है। आपतित आपतित बिंदु कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब और आगे देखते हैं, इसमें एक चीज और भी है। ये तो आपतित बिंदु हो गया। अपवर्तित अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण के बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं, है ना। यहाँ पे बताते हैं किरण के किरण के दिशा परिवर्तन के बाद दिशा परिवर्तन के बाद निकली किरण आपतित किरण है ना। आपतित किरण होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखिए, आपतन अपवर्तित कोण, तो अपवर्तित कोण जो है, अपवर्तित कोण जो है, ठीक है, अपवर्तित कौन होगा? अपवर्तित कोण जो है अभिलंब अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच ठीक है, अपवर्तित अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? ये अपवर्तित कोण कहलाते हैं। एक चीज और हम आपको अभी तक नहीं बताए हैं, और वो क्या है? वो है आपका आपतित कोण। हम आपतित कोण आपका यहाँ पे बता देते हैं। आपतित कोण जो है, आपतित कोण अभिलंब अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बने कोण। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है ये फोटो। ये फोटो से हम जानकारी ये हासिल करेंगे कि इसमें जो है ये क्या कह रहा है। ठीक है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है। तभी यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि एक स्लैब है। ये क्या? ये एक स्लैब है,
ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इसको आप कांच बोल सकते हैं, कांच की सिल्ली, है ना, कांच की सिल्ली। ठीक है, तो ये जो है एक सघन माध्यम है। एक सघन माध्यम में क्या कहा जा रहा है, एक सघन माध्यम में ये बोला जा रहा है कि ये एक कांच की सिल्ली है। इस कांच के सिल्ली में जब हम प्रकाश की किरण एक तरफ से जब जाती है, ये प्रकाश की किरण जब जाती है तो यहाँ पे मुड़ जाती है, यहाँ मुड़ जाती है, अब फिर यहाँ से मुड़ने के बाद बाहर निकलती है। तो ये जो मूर्ति है, यही तो यही तो कहलाती है, क्या कहलाती है, यही कहलाती है हमारी अपवर्तन। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी एक कोण बना रहा है, यहाँ पे भी एक कोण बना रहा है। अपवर्तन कोण यहाँ बना रहा है, अपवर्तन कोण यहाँ बना रहा है, यहाँ पे भी आपतित कोण बना रहा है, यहाँ पे भी वही आपतित कोण बना रहा है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही बना रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है कि जब जब हमारा स्लैब पे हम जब लंबवत किरण हमारी जाती है, हमने ये चीज़ पहले ही बता दी, जब लंबवत किरण जाती है तो वो क्या होती है, सीधी, एक सीधी निकल जाती है। लंबवत किरण क्या होती है, सीधी निकल जाती है। लंबवत किरण क्या होती है, सीधी निकल जाती है ना, सीधी निकल जाती है, निकल जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन हम लोग अभी जो हम बताए हैं उसी से जो है जुड़ा हुआ है, कोई खास चीज़ इसमें फर्क है नहीं। तो ध्यान दीजिए कि क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो किरण है ये यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से मुड़ी, मुड़ने के बाद फिर ये यहाँ से पार हुई। अगर हम माने तो इधर से ये आती हुई ये प्रतीत होती है और इधर ये जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये जो देख रहे हो, ये जो दोनों का जो गैप देख रहे हो, ये दोनों गैप जो है एकदम बराबर है। दोनों गैप क्या है, बराबर है, यानी कि समानांतर है ना, क्या है, समानांतर है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत मतलब निकल रहा है जो, निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, ठीक है ना, क्या होगा, लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इससे ज़्यादा इसमें अब कुछ नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अगला है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है हम लोग बहुत पढ़ते हैं बच्चों, अपवर्तनांक से ही हमारे बहुत क्वेश्चंस मिल जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स का जो क्वेश्चंस होगा इसी के ऊपर जो है बना हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो अभी ध्यान दीजिए, पहले उससे पहले हम अपवर्तनांक का जो है परिभाषा हम लोग पहले जान लेते हैं। अपवर्तनांक जो है वो क्या है, अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम में, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक ना, किसी माध्यम, किसी माध्यम अपवर्तनांक क्या होता है, शून्य में, अब तो शून्य जानते हैं, शून्य क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है, सी मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट मानते हैं तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं। और उस माध्यम में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल सी एम मान लीजिए के अनुपात, है ना, अनुपात को कहते हैं, को कहते हैं। ठीक है,
ये समझ में आ गया। इसका एक आप फॉर्मूला समझ लीजिए, क्या होगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n से दिखाया जाता है। अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल c, है ना, c बटे किसी माध्यम में, किसी दूसरे माध्यम में, ठीक ना, किसी किसी दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, अब वो यहाँ पे मान लीजिए सी एम। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। अगला देखिए यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल लेते, उदाहरण, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण में आप ये मान लीजिए कि हमको कांच का अपवर्तनांक चाहिए। किसका चाहिए, कांच का अपवर्तनांक। पूछ लिया कि भाई कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो अपवर्तनांक जो है कांच का क्या होगा, तो कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, है ना, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी बच्चों, अभी यहाँ पे ध्यान दें, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी थी, 3 लाख, है ना, 3 लाख बटे नीचे में 2 लाख, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, 2 लाख होता है। जब इसका निकाला जाए तो ये 3/2 आएगा, यानी कि 1.5। तो 1.5 क्या है, इसमें ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो है, ठीक ना, शून्य में प्रकाश की चाल से 2/3 गुना है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं, यहाँ पे मैं ये चीज़ को ले लेता हूँ, मैंने अभी जो बोला है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि कांच, कांच में, है ना, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल के 2/3 गुना है। ठीक है बच्चों, 2/3 गुना है, यानी कि 2/3 गुना का मतलब ये होता है कि कि सूर्य प्रकाश जो है, प्रकाश जो है वो वायु में ज़्यादा है इससे, है ना, तो ये जो है ये प्रकाश से कम है ना, ये प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है उससे ये कम है। क्लियर है, ये बात आप लोग को जो है समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो है आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। चलिए हम लोग अब आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो इस सबसे पहले परिभाषा इसका लेते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात, ठीक है, दो माध्यमों, दो माध्यमों, दो माध्यमों के निरपेक्ष, निरपेक्ष, ना, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात, अपवर्तनांकों के अनुपात, ठीक है, कहा जाता है। हमें दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक जो बनते हैं, तो अभी क्या होता था, मान लीजिए अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक है ये, ठीक है ना, आपेक्षिक, मैं यहाँ लिखना नहीं लिखा हूँ मैं, आपेक्षिक, आपेक्षिक अपवर्तनांक जो है वो है n/1,
और यानी कि n2 बाय n1। n2 क्या है? दूसरी माध्यम है ना, पहली माध्यम नहीं है, ये दूसरी माध्यम है। दूसरी माध्यम पहली माध्यम, पहली माध्यम। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे ये मान लीजिए कि n1 जो है, n1 बराबर जो है c/c1 होता है, ठीक है, और n2 बराबर c/c2 होता है, ठीक है। उससे ये कहा जा सकता है कि n21 बराबर n2/n1 और c1/c2। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के क्या क्या नियम है उसके बारे में लिखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो अपवर्तन के जो नियम हैं, इसके दो नियम हैं, है ना। अपवर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं। पहला क्या है? पहला पहला आप लोग जान लीजिए कि अपवर्तन के दो नियम क्या है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, तथा या आपतन बिंदु पर अभिलंब आप बोल सकते हैं, ठीक है, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश, है ना, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश और प्रकाश के किसी विशेष विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण के लिए, है ना, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, ठीक ना, और अपवर्तन कोण की जया, और अपवर्तन अपवर्तन कोण की जया, कोण की जया, ठीक है ना। यहाँ पे ये नो लग रहा है, यहाँ पे मैं ये इसको मिटा देता हूँ। अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि इस ये जो नियम है, ये जो नियम है ये किसने दिया? इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, ठीक ना, स्नेल का नियम बोलते हैं। किसको? दूसरे नियम, ये जो नियम है, दूसरा नियम जो है ना, उसको बोलते हैं स्नेल का नियम, ठीक है ना। और स्नेल का जो नियम है, स्नेल के नियम के अनुसार देखा जाए तो स्नेल का नियम में देखा जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है साइन आई बराबर आई बटे साइन आर बराबर होता है नियतांक, एक नियतांक, एक नियतांक। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक नियतांक है ये होता है n21, ठीक ना, n21। और इससे ये भी आप कह सकते हैं, अगर ये कहा जा सकता है तो आप इससे ये भी कह सकते हैं
कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में हम लोगों ने निकाल के देखा था, है ना, कि n2 1 n2/n1 होता है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि n2 1 बराबर साइन i/साइन r बराबर n2/n1 बराबर c1/c2। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ तक में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, हम आप लोग की दर्द को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे में क्या है। तो देखिए, ये जो पिक्चर्स दे रखा है, ये जो पिक्चर्स दे रखा है, ये जो पिक्चर है, ये क्या है पिक्चर, ये स्नेल का नियम को दर्शाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप वास्तविक रूप में क्या होती है, तो ये चीज़ें जो है उठी हुई दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, उठी हुई, उठी हुई, उठी हुई दिखाई दिखाई दे रही है ना, दे रही है। और यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है। समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। प्रिज्म, प्रिज्म में देखते हैं हम लोग क्या है। प्रिज्म में बोला जाता है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म में बोला गया है कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोग का ये पूछा जा सकता है कि प्रिज्म आखिर क्या है। तो प्रिज्म जो है, हम इसका परिभाषा पहले आप लोग के लिए लिख लेते हैं कि किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल, दो समतल पृष्ठों के बीच, पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक, है ना, किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म, प्रिज्म कहते हैं। ठीक ना, कहते हैं। यहाँ समझ में आ गया बच्चों, प्रिज्म किसको कहता है, ये समझ में आ गया है। यही चीज होता है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसका जितना भी कोण होता है, कोण हमेशा 60 डिग्री ही का ही होता है। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आ गया। ये चीज आप याद रखिएगा। ये जो पिक्चर्स है, पूछा जा सकता है कि प्रिज्म के अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का संबंध को बनाकर, चित्र के अनुसार बनाकर हमें दिखाएं। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे इसको बना लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर देखते हैं। लेंस, लेंस में क्या है, तो लेंस जो है बच्चों, लेंस जो है, लेंस, इसमें क्या बोला जा रहा है, लेंस जो है उसमें बोला जाता है कि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं कि देखिए, तीन छः छः यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले हम इसको जो है परिभाषा को लिख लेते हैं कि यह एक पारदर्शक, है ना, पारदर्शक पदार्थ, पदार्थ का टुकड़ा, है ना, पारदर्शक पदार्थ का क्या है, ये टुकड़ा है जो दो निश्चित, दो निश्चित, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों, ज्यामितीय, ज्यामितीय सतहों, ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ठीक है, घिरा होता है। ठीक है बच्चों, लेंस दो प्रकार के होते हैं, है ना, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है, पहला क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या क्या कौन कौन से लेंसेज आती हैं, उत्तल लेंस में 3 लेंसेज आती हैं। पहला होता है उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल। दूसरा होता है समतलोत्तल, समझना, समतलोत्तल। और तीसरा जो है अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है, 3 लेंसेज होती हैं इसमें भी। पहला होता है उभयाप, है ना, क्या है, उभयाप्तल, उभयाप्तल। दूसरा है समतलावतल, समतलावतल। और तीसरा है उत्तलावतल। ठीक है, उत्तलावतल। क्लियर है यहाँ पे, ये चीज़ें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर क्या है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बारे में अगर बताएं तो ये भी थोड़ा सा आसान है। देखिए, दो दो है ना, दो गोली सतह के, या फिर ये ऐसे लिखिए, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे तो लेंस हो गया, लेंस के साथ साथ एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, वो है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों, उसकी सतहों के वक्रता, है ना, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, है ना, मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है बच्चों, रेखा होती है। समझ में आ गया, यहाँ पे भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे का और देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को परेशानी नहीं होगी सॉरी क्योंकि थोड़ा सा परेशानी नहीं होगी लेकिन ज़्यादा परेशानी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये देखो, ये पतला लेंस है और ये मोटा लेंस है। पतला लेंस में मोटा लेंस में क्या फ़र्क होता है, पतला लेंस में जो है ये केंद्र से होके पास हो जाती है, मोटा लेंस में केंद्र से हमको पास नहीं कर रहे हैं। मोटा लेंस में क्या कर रहे हैं हम, लेंस के सतह से पास कर रहे हैं प्रकाश को, तो वो जो है वो प्रकाश केंद्र से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है, बस इतना ही है। तो ये जो पिक्चर है, यहाँ पे ये जो पिक्चर है मोटी लेंस की, इसके बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को कि यह लेंस में प्रकाश जब जब लेंस की सतह से छूती हुई प्रकाश केंद्र से गुजर कर दिशा परिवर्तन दिशा परिवर्तन
करती है, करती है, ठीक है ये। लेकिन लेकिन इस लेंस में नहीं होता वैसा, इस लेंस में ये नहीं होता, इसमें इस लेंस में नहीं होता ऐसा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से जब प्रकाश गुजरती है, गुजरती है तो वह लंबवत, है ना, लंबवत, लंबवत पार हो जाती है, पार हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला है लेंस की क्रिया। तो देख लीजिए ये लेंस की क्रियाएं हैं, लेंस किस तरह से काम करती है उसके बारे में है, क्योंकि ये जरूरी है कि क्या है नहीं है। तो देखिए जब कोई आ रही है प्रकाश की किरण निर्वात से, निर्वात से जब ये सघन माध्यम माध्यम में जब जाती है तो ये देखिए यहाँ पे जाती है तो ये मुड़ जाती है इधर, लेकिन बीच में से जो है केंद्र से जब जाती है जब वो जो है नहीं मुड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके बना रही है क्या, ये बना रही है फोकस, यहाँ पे क्या बना रही है फोकस, यहाँ से ये जो है बनाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे ये फोकस, ये यहाँ पे जो है आ रही है, यहाँ पे ये बना रही है फोकस, ये यहाँ से जा रही है लेकिन ये जब यहाँ पे जाएगी तो ये यहाँ पे बनाती है फोकस। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे की ओर देखते हैं। फोकस एवं फोकस दूरी के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो फोकस एवं फोकस दूरी क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। फोकस में कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, लेकिन बस इतनी याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ जो है हमें पूछी जाएंगी। किस में पूछी जाएंगी, तो ये चीज़ें हमें पूछी जाएंगी आंकिक प्रश्न में, है ना। तो आंकिक प्रश्न में इसको कैसे दे बताएंगे नहीं बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फोकस किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फोकस जो है जब वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र तथा केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु के मध्य, मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी किसको बोलते हैं, तो फोकस तथा मध्य बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे की ओर क्या है। तो ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, इस चित्र के बारे में आप लोग जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, इस चित्र में क्या कहा जा रहा है। तो चित्र में ये जो है पहला चित्र जो है इसमें आप लोग को F1 का दिखाया जा रहा है ना। F1 जो फोकस होती है ये F1 है। किसी आती हुई देखिए ये ऐसे ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे ऐसे आ रही है, या फिर ये यहाँ से निकल रही है। मान लीजिए कि F1 से ही हमारी प्रकाश क्या हो रही है, निकल रही है ना। प्रकाश कहाँ निकल रही है, F1 से ही निकल रही है और ये लेंस पे पड़ रही है। तो जब लेंस पर ये पड़ रही है तो ये सीधी रेखा में जाएगी। लेकिन यहाँ से जब बहुत जगह से हम जब प्रकाश आ रही है तो हमको फोकस पे आते हुए प्रतीत होगी, लेकिन होती है नहीं। ये क्या होती है, यहाँ पे ये परावर्तित होकर ये मुड़ जाती है ना। समझ में आ गया। इस केस में देखिए ये इसमें अलग है, ये पहले मुख्य अक्ष फोकस था, ये द्वितीय फोकस में देखिए
यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे प्रकाश दो अलग अलग माध्यम से आती है तो यहाँ पे जो है F2 बनता है ना। और इसमें भी क्या होता है अवतल लेंस में उसी तरह से जब प्रकाश जाती है तो इधर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये एक फोकस हो जाता है। ठीक है ना। आगे की ओर देखिए, आगे की ओर समझेंगे कि क्या है। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग ऑफ रे, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग ऑफ रे। हिंदी में बोलता है सघन कर सकते हैं इसको। एक तरह से एक जगह पे, है ना, एक जगह पे हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को, प्रकाश को किसी वस्तु से या फिर प्रकाश को लेंस के द्वारा, है ना, यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रकाश को लेंस के द्वारा द्वारा कन्वर्ज बोलता है, यानी कि एकजुट द्वारा एकजुट कर, एकजुट कर किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर केंद्रित, केंद्रित किया जाए, है ना, केंद्रित किया जाए तो जिस जगह पर, जिस जगह पर फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी नहीं, फोकस बनेगी, फोकस बनेगी, फोकस बनेगी, वह वस्तु को जला सकती है ना, जला सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करें, वस्तु को जला रहे हैं, तो जहाँ पे जब फोकस बनेगा तभी वस्तु जलेगा, फोकस नहीं बनेगा तो वस्तु नहीं जलेगा, सीधी सी बात है। चलिए आगे की ओर देखते हैं कि आगे क्या है। प्रतिबिंब और वास्तविक आभासी। अभी हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और आभासी क्या है। चलिए तो अभी हम प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग देख पढ़े हैं कि प्रतिबिंब क्या है ना, पढ़े हैं ना बच्चों कि क्या है प्रतिबिंब, बताइए। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिभाषा अलग होगा। परिभाषा क्या होगा, किसी, है ना, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से आती, आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें लेंस से, लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्त मिलती है ना, या वास्तविक नहीं, अभी फिलहाल मिलती है, मिलती है, या बिंदु पर, बिंदु पर मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, होती है, वह, वह बिंदु स्रोत का, बिंदु स्रोत का, स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो, दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक, वास्तविक, दूसरा है, दूसरा क्या है, आभासी, आभासी। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी वास्तविक आभासी तो हो गया, अब इसमें जो है अब क्या कहा जाता है वो चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे।
तो क्या कहा जा रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब में बोला जाता है कि जब जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप में किसी बिंदु पर मिलती हुई मिलती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये इसका है। इसका क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। ठीक ना, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर ही प्राप्त होता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या रहता है, उल्टा होता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो है वो उल्टा नहीं होता है, वो सीधा होता है और ये पर्दे पर नहीं प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर देखते हैं। लेंसों के लिए किरण आरेख। तो देखिए लेंसों के लिए किरण आरेख क्या है, तो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित है। देखिए ये केंद्र है, ये यहाँ पे आ रहा है, यह भी केंद्र है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मुड़ता है, ये जो है मुड़ता नहीं है, अपवर्तन इसमें होता नहीं है। लेकिन जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर अगर रेखा प्रकाश की किरण जब जाएगी तो ये मुड़ जाएगी, और किधर मुड़ेगी, फोकस की ओर मुड़ेगी। किधर की ओर मुड़ेगी, फोकस की ओर मुड़ेगी। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होगा, मुड़ती हुई प्रतीत होगी। फोकस की दिशा में जब आपतित किरण रहेंगे तो क्या होंगे, तो फोकस की दिशा में जब आपतित किरण रहेंगे तब वो जब अपवर्तित होगी तो वो फोकस के अगले फोकस यानी F2 के समानांतर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। तो अब उत्तल लेंस से जो बनता है प्रतिबिंब हम उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ये उत्तल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब हैं, कैसे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। तो अभी चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी, है ना, जब, तो जब मतलब क्या बोल रहा है कि लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि फोकस और अनंत, है ना, सबसे पहले क्या है, फोकस और अनंत। तो जब जो है वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित होती है ना, लेंस तथा फोकस के बीच अभी स्थित है, यहाँ पे बी पर है। तो यहाँ पे बोल दें कि जब जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो तब तब क्या होगा, तब जो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना। है ना, क्या बनेगा, फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब प्रतिबिंब लेंस के प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर, है ना, बाईं ओर सीधा तथा आभासी वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इसका फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जब फोकस पर जब वस्तु रहेगा तब कहाँ बनेगा, जब फोकस पर है तब तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब, अनंत
अनंत पर बनेगा, है ना, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, और बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। चलिए अगला देखते हैं आगे और क्या है। अगला है जब F1 और F2 F1 के बीच में रहेगा तब कहाँ बनेगा। F1 और 2 F1 के बीच में रहेगा तब बच्चों, जो ठीक ना, जब F1 और 2 F1 के जब बीच में रहेगा तब वो कहाँ बनेगा, तब वो बनेगा अनंत और F2 के बीच में, है ना। अनंत प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब, है ना, 2F2, 2F2 तथा अनंत, अनंत के बीच बनेगा, बीच में बनेगा, ठीक है, अनंत के बीच में बनेगा। और ये उल्टा होगा, उल्टा होगा, और फिर क्या होगा, उल्टा भी होगा, वस्तु के बराबर होगा, है ना, किसका बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, नहीं वस्तु के बराबर नहीं होगा, वस्तु से बड़ा होगा, है ना, वस्तु बड़ा होगा, यहाँ लिखते हैं बड़ा, बड़ा होगा, ठीक है, वास्तविक भी होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। अभी इसका देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, जब 2F1 पर रहेगा, जब वस्तु 2F1 पर रहेगा तब, तब यह प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, पर बनेगा, ठीक है, और वस्तु के बराबर, बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है, उल्टा, उल्टा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, और वास्तविक होगा, वास्तविक भी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वास्तविक हो गया, अगला देखते हैं, 2F1, 2F1 और अनंत के बीच में रहेगा, ये अनंत होगा, यहाँ पे ये मिस हो गया, अनंत है, तब क्या बनेगा, तब वो जो है F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, तब F2 और 2F2 के बीच बनेगा, है ना, के बीच बनेगा, क्लियर है बच्चों। और ये क्या बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से, वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है, उल्टा होगा, उल्टा भी, और वास्तविक भी होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, जब अनंत पर वस्तु रहेगा तब कहाँ बनेगा, तब, तब ये जो है वस्तु, जब ये प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब ये बनेगा F2 पर, तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, है ना, F2 पर बनेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये भी जो है वास्तविक ही होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना, छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला है
अवतल लेंस से प्रतिबिंब जो बनते हैं, तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब वो क्या होते हैं? तो अवतल लेंस से जब प्रतिबिंब का बनना है, तो अवतल लेंस में जब प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब लेंस लेंस तथा अनंत के बीच में जब रहता है, जब वस्तु वस्तु लेंस तथा अनंत अनंत के बीच रहता है है ना, रहता है, तब वस्तु, तो वस्तु कहाँ बनेगा? है ना, बीच रहता है वस्तु, है ना, बीच रहता है क्या? वस्तु, तो कहाँ बनेगा? तो वस्तु जब इसके बीच में रहता है तो कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है लेंस तथा, तब प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब लेंस तथा फोकस के फोकस के यानी फोकस F2 बोल देते हैं, फोकस F2 के बीच बनता है, बीच, ठीक ना। आभासी होगा, आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा भी होगा, छोटा होगा, है ना, छोटा छोटा। क्लियर है? यहाँ भी क्लियर है। और जब अनंत पर रहेगा तब वस्तु, वस्तु जब अनंत पर हो तब प्रतिबिंब प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, ठीक है। आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा सीधा होगा, तथा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है लेंसो, यहाँ लांसो में लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है, इरर है, लेंसो होगा, ये काट लीजिए, ये लेंसो, ठीक ना। लेंसों में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। तो अब इसके आकार के बारे में हम लोग जाने तो कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है बस वही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ें क्या है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि हमारी जो लेंस परिपाटी है वो ऐसा होता है, और इसके ऊपर, ठीक ना, जब प्रकाश की किरण आती है ना, आपती प्रकाश की किरण की दिशा ये होती है, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां क्या होता है? ऋणात्मक होगी, ये मूल बिंदु है। यहाँ से जो भी इधर जाएगा वो सारे के सारा वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और अक्ष अक्ष से ऊपर भी जो भी जाएगा, है ना, अक्ष से जो ऊपर की दूरी कर रहेगा वो धनात्मक होगा, है ना, यानी कि पॉजिटिव बोल सकते हैं। और लेकिन मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी जो होगी वो भी जो है धनात्मक होगा, ठीक है। मूल बिंदु समझ में आ गया है? प्रधान अक्ष से इस तरफ में, प्रधान अक्ष से ये जो है लेंस के दाईं ओर में, जब प्रधान अक्ष से नीचे जब रहेगा कोई वस्तु तो वो भी जो है नेगेटिव में ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है लेंस के चिन्ह परिपाटी में।
अगला है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जानना जरूरी है क्योंकि इससे से तो बनेगा हमारा क्वेश्चन। तो लेंस सूत्र में जो है क्या है, लेंस सूत्र जो है वो हमारा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही है लेंस सूत्र, ठीक है ना। इसकी एक परिभाषा भी है। परिभाषा क्या है जरा हम वो लिखवा देते हैं। लेंस लेंस के लिए वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी इसमें क्या है तो वो है u। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है यहाँ पे वो है v। और फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या है यहाँ पे तो फोकस दूरी है वो है f, है ना। के बीच, के बीच संबंध, संबंध को एक सूत्र, एक सूत्र से बताने, बताने वाले को लेंस सूत्र, लेंस सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। लेंस सूत्र कहते हैं। मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा तो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अगला है आवर्धन। आवर्धन कुछ नहीं जिससे से पहले हम लोग पढ़े हैं वही आवर्धन यहाँ पर भी है। तो आवर्धन में बोला है, आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं और इसका बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और वस्तु की ऊंचाई को h से दिखाया जाता है। एक चीज याद रखिए कि प्रतिबिंब के साथ साथ जो है प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको भी दिखाया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को भी दिखाया जाता है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना, बटे वस्तु की भी दूरी, वस्तु की दूरी m से ही दिखाया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है तो m बराबर हो जाता है h डैश बाई h बराबर होता है v बाई u, ठीक है। अब v बाई u जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हमारा जो है दर्पण में क्या हो रहा था नेगेटिव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ये पॉजिटिव होगा, है ना। यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब ये सीरियसनेस में समझ लीजिएगा। तो पॉजिटिव का मतलब होता है मतलब कि ये सही होता है, ठीक ना। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के बारे में हम जानते हैं। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग p से दिखाते हैं। लेंस की क्षमता को किससे दिखाते हैं बच्चों, p से दिखाते हैं। और p4 होता है 1/f, है ना। यानी कि ये रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है, चीज याद रखिएगा। चीज यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि लेंस की जो क्षमता जो होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का चिन्ह, का जो चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, होता है वही, वही फोकस का होता है, फोकस दूरी का होता है ना। लेंस की क्षमता का चिन्ह होता है फोकस दूरी का चिन्ह, है ना। या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं जो, जो फोकस दूरी का चिन्ह होता है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अगर बहुत सारा लेंसेस रहेंगे तब क्या होगा, तो बहुत सारा लेंसेस होने पर, तो बहुत सारा लेंस जब तो बहुत सारे लेंस होने पर क्या होगा, तो बहुत सारा लेंस P बराबर क्या हो जाएगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4
प्लस डॉट डॉट बहुत सारा अगर होगा तो उस तरह से हम इसमें डाल देते हैं। एक चीज़ याद याद रखिएगा कि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर से हम लोग मानते हैं, है ना, वो डायोप्टर से हम लोग मानते हैं। डायोप्टर डी इसको बोलता है डायोप्टर, है ना, क्या बोलता है, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है ना। वन डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो वन डायोप्टर बराबर वन डी बराबर होता है वन बाय मीटर, वन बाय मीटर, ठीक है ना। ये चीज़ को ये याद रखिएगा। ये एसआई मात्रक है किसका, पावर का, ठीक है। एसआई मात्रक किसका है, पावर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ आगे तो ख़त्म हो गया है, तो आगे ख़त्म हो गया तो आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप हमें बस जो है चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, ठीक है ना, हमसे जुड़िए। हमारा जो है एक ऐप है, एक ऐप है, वो ऐप का जो नाम है वो है द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य डीसीसी के नाम से है। आप इसमें जो है बहुत सारे टेस्ट सीरीज, इसमें इसमें बहुत सारे बहुत सारे टेस्ट सीरीज होंगे, टेस्ट सीरीज भी हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, है ना, बहुत काम आएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द्रोणाचार्य को। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।